हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अमृत तिवारी। आप सभी को पता है IIT कोपा के लिए हम एक कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रहेंसिव 5000 MCQ सीरीज़ जो है वो चला रहे हैं। यदि आपने सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए। हमने नेटवर्किंग के पाइथन के MCQs करा दिए हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 1 हमारी किस चीज़ के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQs जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी का। यदि आप इन क्लासेस को कर लेते हैं तो IIT कोपा में आपकी स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है, मेरा दावा है आप सभी से। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत स्पीड तरीके से 50 MCQ कराते हैं हर एक वीडियो में और हमारा जो टारगेट है वो 5000 MCQs आपके लिए कराना है। जिन्होंने भी इस 5000 MCQ सीरीज़ को देख लिया, आपके लिए जो है चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी यदि आप IIT कोपा में अपीयर हो रहे हैं तो बिना टाइम के वेस्ट को स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारे एप्लीकेशन की लिंक दी है, तो यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। प्लस हमारा डिटेल कोर्स जिसकी कीमत केवल और केवल 599 रुपये है, उसे भी यदि आप परचेस करना चाहें तो हमारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, collection of program that manage hardware resources, system service provider to the application program, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या सही होगा इसके केस में? तो देखो, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। यदि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ कर पा रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कर पा रहे हैं। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर भी होता है। तो बिल्कुल जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनके लिए चलने लायक जो सर्विसेज होती हैं, जो हार्डवेयर होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कराता है। तो तीनों ही सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है। तो ऑल ऑफ द मेंशन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द API एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। API और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करना। टू हैंडल द फाइल्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को हैंडल करना। तीसरा है टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूज़र स्पेसिफाइड कमांड, और यूज़र स्पेसिफाइड कमांड को प्राप्त करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूज़र स्पेसिफाइड कमांड। तो ये कमांड इंटरप्रेटर का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्पीड थोड़ी सी फास्ट है बिकॉज हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश करनी है और यही मेरा टारगेट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्यारे बच्चों करा दूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। इनमें से कौन सी CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं? CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन कौन सी हैं? प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, सॉर्टेड जॉब फर्स्ट, ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये सारी की सारी जो हैं ये क्या हैं? ये सारी की सारी जो है CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, तीनों की तीनों। प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द। यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज एक्सेस करनी है तो इसके लिए इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? लाइब्रेरी, सिस्टम सेल्स, असेंबली या फिर APIs, क्या प्रोवाइड कराता है? तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम कॉल जो हैं इनके जरिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को अवेल करा सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन 5 है, CPU स्केड्यूलिंग इज बेसिस ऑफ। CPU स्केड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ। CPU स्केड्यूलिंग किसका बेसिस होता है? CPU स्केड्यूलिंग किसका बेसिस होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, लार्जर मेमोरी साइज सिस्टम्स का, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का, या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। नन ऑफ द मेंशन्ड। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU स्केड्यूलिंग जो है वो यूज़ होती है। CPU स्केड्यूलिंग होती क्या है? जब एक साथ बहुत सारे काम
ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाते हैं करने के लिए, तो वो शेड्यूलिंग करता है कि किस काम को पहले कराना, और उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होती है, या स्लॉटर मेथड होती है, राउंड रॉबिन मेथड होती है, बहुत सारी मेथड होती हैं जिनके जरिए CPU शेड्यूलिंग कराई जाती है। तो बेसिकली मल्टीपल जब जॉब्स आ जाएंगी तो उनको किस तरह से हैंडल करना है, यही CPU शेड्यूलिंग कहलाता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी जो है वो ट्रू नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहला, कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन, जब तक कंप्यूटर आपका चालू रहता है उसे हम कंप्यूटर सेशन बोल लेते हैं। तो एंटायर कंप्यूटर सेशन में जो कर्नल है वो हमेशा मेमोरी में बना रहता है। दूसरा है, द कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो कर्नल है वो अलग अलग मॉड्यूल से मिलकर बना है और इसे लोड नहीं किया जा सकता रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तीसरा है, कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड मेमोरी ड्यूरिंग द बूस्टिंग, और ये पहला पार्ट है जो जब बूटिंग प्रोसेस शुरू होती है उस समय लोड होता है। या कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट द कर्नल द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्या सही होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है छठवें का वो है बी, कि जो कर्नल है वो वेरियस मॉड्यूल्स का है, और जब रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जब रन कर रहा होता है उस समय जो है कर्नल को लोड नहीं किया जा सकता। ये गलत है, नॉट ट्रू पूछा था तो ये गलत है, क्योंकि देखो जब कर्नल चल रहा है तभी तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है यार, ये बहुत फंडामेंटल सी बात है। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एरर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। लैक ऑफ पेपर एंड प्रिंटर, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, पावर फेलियर, ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, कौन सा जो है नेटवर्क के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल करा जाएगा, तो सातवें का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन द मेमोरी, मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ प्लेस किया जाता है। आइदर लो और हाई मेमोरी में, इन द लो मेमोरी, इन द हाई मेमोरी, नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, 8वें क्वेश्चन के यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर है या तो लो मेमोरी में, हाई मेमोरी में, डिपेंड करेगा लोकेशन एंड इंटरप्शन के ऊपर जो आएंगे। ठीक है, लो हाई किसी में भी इसको किया जा सकता है लोड। If a process fails, most operating system write the error information to a, जब भी प्रोसेस फेल होती है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एक एरर इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। वो कहाँ पर लिखते हैं, न्यू फाइल्स में, अनदर रनिंग प्रोसेस में, लॉग फाइल्स में, फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 8वें का वो ऑप्शन 9वें का जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, लॉग फाइल्स बनाई जाती है। ठीक है, जब भी कोई प्रोसेस फेल होती है तो एक लॉग फाइल बनाई जाती है उसके लिए, उसमें उसके एरर्स को लिखा जाता है। 10वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। RT लिनक्स है, पाम OS है, QNX है, या VX वर्क्स है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाम OS। पाम OS एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब 10 क्वेश्चन हो गए हैं, मुझे सभी बच्चे बताओ फटाफट से कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देख के कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से सभी लोग मुझे बताएंगे। 11वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट डज OS X हैज़, ऑपरेटिंग सिस्टम X के पास क्या है, मोनोलिथिक कर्नल विथ मॉड्यूल है, माइक्रो कर्नल है, मोनोलिथिक कर्नल है, या फिर हाइब्रिड कर्नल है। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके पास हाइब्रिड कर्नल है। क्या है, हाइब्रिड कर्नल है, कर्नल बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, हाइब्रिड कर्नल है इसके पास। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ऑन व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक प्रोसेस के पास क्या है, ओपन फाइल है अपनी खुद की, पेंडिंग अलार्म्स हैं, सिग्नल्स हैं, सिंगल हैंडल्स हैं, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, या फिर ऑल ऑफ दी मेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो ये सभी की सभी चीज़ें होंगी। इसके पास अपनी फाइल भी जरूरी है, अलार्म भी जरूरी है, सिग्नल्स भी जरूरी हैं, सिग्नल हैंडल्स भी जरूरी हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स भी चाहिए उसको, एड्रेस स्पेस भी चाहिए, तो ये सभी की सभी चीज़ें चाहिए। आंसर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। इन अ टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, when the time slot assigned to the process it's completed, the process switched from the current state to, किस स्टेट में चली जाएगी वो, सस्पेंडेड स्टेट में, टर्मिनेटेड स्टेट में, रेडी स्टेट में, या फिर ब्लॉक्ड स्टेट में, किस स्टेट में चली जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है
वो है 13 के मैं बात करूँ सी, वो रेडी स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। कास्केडिंग टर्मिनेशन refers to the termination of all child process if the parent process terminates। इसके लिए सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बोला है कि जो कास्केडिंग टर्मिनेशन है वो किस चीज़ को रेफर करती है? जब सारी की सारी चाइल्ड प्रोसेस जो हैं, यदि पेरेंट प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाए तो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है नॉर्मली और एबनॉर्मली, एबनॉर्मली, नॉर्मली, नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है या तो नॉर्मली या फिर एबनॉर्मली, डिपेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम IO स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू द। तो ये बोला जा रहा है कि यदि कोई सर्विस जो है वो ब्लॉक्ड स्टेट में आ गई है और इनपुट आउटपुट सर्विस के लिए वेट कर रही है, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ये कहाँ चली जाएगी? ये टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगी, सस्पेंडेड स्टेट में जाएगी, रनिंग स्टेट में जाएगी या रेडी स्टेट में जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15 आंसर का वो ऑप्शन नंबर डी, ये रेडी स्टेट में चली जाती है यहाँ से फिर से। ठीक है, ओके। ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज अ कोड दैट, ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड के बारे में बात करी जा रही है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या है? ये स्टेज इन अ मेमोरी ऑलवेज, ये मेमोरी में हमेशा बना रहता है। नेवर एंटर्स टू द मेमोरी स्पेस, मेमोरी स्पेस में कभी जाता ही नहीं है। कम्स एंड गोज एज नीडेड, आता जाता रहता है जब जैसी ज़रूरत पड़े। या फिर इज़ नॉट ईजीली एक्सेसिबल, और इसे आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो 16 का सही आंसर है कम्स एंड गोज एज पर द नीड, जैसी ज़रूरत वैसा काम करेगा ये। 17 क्वेश्चन है, the portion of the process scheduler in an operating system, the dispatches process it connected with, dispatches process is connected with assigning ready process to waiting queue, waiting queues को process assign करता है। assigning running process to the blocked queue, blocked queue को running process assign करेगा, या फिर assign करेगा ready processor to CPU, या फिर all the mentioned। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्या करता है? रेडी प्रोसेसेस टू CPU, जितनी भी प्रोसेस जो रेडी स्टेट में रहती है उनको CPU असाइन कर देता है ताकि वो चलने लगे। 18 पे हम चलते हैं। द FCFS एल्गोरिदम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम इज पर्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो किस सिनारियो में यूज़ होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में होती है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में होती है, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में होती है। तो यदि हम बात करें 18th क्वेश्चन की, तो ये टाइम शेयरिंग स्लॉट्स में होता है। टाइम शेयर कर दिए, अब जो पहले आता जाएगा वो पहले सर्व करता जाएगा। चलिए, फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक, डेडलॉक को कब चेक करना चाहिए? डेडलॉक क्या होता है समझ जाओ। एक कंप्यूटर को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोसेस आ जाएँ एकदम से, तो किसी भी प्रोसेस को CPU नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इतना तो हम सभी ने पढ़ा है कि भाई जब भी कोई प्रोसेस रन होती है तो उसके पास CPU होता है। मतलब CPU एक तरह से मशीन है, जब कोई प्रोसेस CPU में आ जाएगी तो वो चलने लगेगी। अब बहुत सारी प्रोसेस एक साथ आ गई तो CPU कंफ्यूज हो गया। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, बहुत सारे लोग आ गए आपसे मांगने के लिए, आप दुकानदार हो, बहुत सारे लोग मांगने आ गए, तो आप कंफ्यूज हो गए किसको दूँ किसको नहीं दूँ, तो आप किसी को नहीं दे पा रहे, तो ये डेडलॉक। नहीं तो एक एक सिस्टमेटिक है, आप एक एक को सर्व करते जाएंगे तो ये सर्विस होती है। CPU के साथ भी यही होता है, बहुत सारी प्रोसेस एक साथ आ गई तो वो ब्लॉक हो जाता है, वो किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, इसको हम डेडलॉक बोलते हैं। ठीक है, तो एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स टाइम इंटरवल, एट फिक्स टाइम इंटरवल एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट टू मेड, या नन ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 19 का वो है ए। हर बार जब एक रिसोर्स रिक्वेस्ट होती है फिक्स टाइम इंटरवल में, ठीक है, तो जब भी कोई रिसोर्स रिक्वेस्ट हो तो डेडलॉक चेक करो कि भाई जब भी कोई नई प्रोसेस आई तो आप चेक कर लो कि कोई पहले से चल तो नहीं रही है। 20वां क्वेश्चन है, अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम डायनामिकली एग्जामाइन द ब्लैंक टू इंश्योर दैट अ सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि भाई जो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है ये डायनामिकली एग्जामाइन करती है किस चीज़ को, जिसकी वजह से ये इंश्योर हो जाएगा कि सर्कुलर वेट नहीं। सर्कुलर वेट का मतलब ये हो कि ऐसा ना हो कि एक के बाद एक प्रोसेस आती जा रही हो, सब वेटिंग स्टेट में हो, तो उसे सर्कुलर वेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या चेक किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चेक किया जाता है, रिसोर्सेज चेक किए जाते हैं, सिस्टम स्टोरेज स्टेट चेक किया जाता है, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 20th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, रिसोर्स एलोकेशन चेक किया जाएगा कि भाई किस
प्रोसेस का रिसोर्स कहाँ पर पहुँच रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें तो स्वैपिंग ब्लैंक बी डन व्हेन अ प्रोसेस हैज़ पेंडिंग आईओ और हैज़ टू एग्जीक्यूट आईओ ऑपरेशंस ओनली इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम्स बफर। ठीक है, तो क्या होगा, नीड नेवर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मे बी, ऑप्शन सी कैन, ऑप्शन डी मस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 21वें का वो ऑप्शन नंबर ए, मस्ट नेवर। ठीक है, स्वैपिंग मस्ट नेवर बी डन व्हेन अ प्रोसेस हैज पेंडिंग आईओ। ठीक है, मान लीजिए एक प्रोसेस है जो इनपुट आउटपुट का वेट कर रही है और आपने स्वैप करके दूसरी खड़ी कर दी, तो भाई पहली को तो इनपुट आउटपुट मिला नहीं था और आप दूसरी को भी ले आए, तो स्वैपिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए जब एक प्रोसेस ऑलरेडी वेट कर रही हो इनपुट आउटपुट के लिए। 22 द मेन मेमोरी अकोमोडेट्स, मेन मेमोरी अकोमोडेट, क्या अकोमोडेट करती है मेन मेमोरी, सीपीयू को, यूजर प्रोसेसेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड को। ठीक है, तो यदि हम बात करें मेन मेमोरी की तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का अकोमोडेट करती है। ठीक है, सीपीयू को अकोमोडेट नहीं करती, सीपीयू तो एक हार्डवेयर है। ठीक है, मेमोरी में तो एक सिस्टम आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आएगा जो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए 23वें क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैड ब्लॉक रिकवरी के लिए, बूटिंग फ्रॉम डिस्क के लिए, डिस्क इनिशियलाइजेशन के लिए, ऑल ऑफ द मेंशन्ड के लिए। ठीक है, 23वें क्वेश्चन के लिए मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सभी के सभी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के, फंक्शंस हैं, बैड ब्लॉक रिकवरी करना है, बूटिंग डिस्क के साथ बूट करना है, ठीक है, डिस्क इनिशियलाइजेशन, तो ये सभी के सभी काम कौन करता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो 23वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 24वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अदर प्रोसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड बाय एन ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस बिकॉज, क्या होता है जब वो एक प्रोसेस ऑलरेडी रन हो रही है तो उसके द्वारा दूसरी प्रोसेसेस को मॉडिफाई करने से प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसा क्यों? एवरी एड्रेस generated by CPU is being checked against the relocator and limit registers. Option B है they have protector algorithm. Option C है they are in the different memory spaces, या फिर ऑप्शन नंबर डी है they are in the different logical addresses. ठीक है, 24वें क्वेश्चन के यहाँ पर मैं बात करूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा अनडाउटेडली। ठीक है, कि जो हर एक एड्रेस है वो किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, CPU के द्वारा जनरेट किया जाता है, और ये चेक कर लिया जाता है कि भाई इसके अगेंस्ट कोई रिलोकेटर या लिमिट रजिस्टर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 25वें क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं, यूजिंग ट्रांजिएंट कोड ब्लैंक द साइज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग प्रोग्राम एल्गोरिदम। ठीक है, तो किस चीज़ को किसको चेक किया जाएगा, मेंटेन्स, चार्जेस, इंक्रीजेज या फिर डिक्रीजेस। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो यूजिंग ट्रांजिएंट कोड होगा चेंज हो जाता है, किसकी साइज हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम पहुंचते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ ब्लैंक टेबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मैनी फ्रेम्स हैव बीन अलोकेटेड, हाउ मैनी आर देयर एंड हाउ मैनी आर अवेलेबल। तो भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके पास क्या होता है, किस तरह की एक टेबल होती है जिस पर वो चेक कर लेता है कि भाई कितने फ्रेम्स आपने एलोकेट कर दिए, कितने अवेलेबल हैं, है ना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेमोरी, मैपिंग, पेज या फ्रेम। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इसे हम बोलते हैं फ्रेम टेबल। क्या बोलते हैं, फ्रेम टेबल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं, टू ऑब्टेन बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन डायनामिक लोडिंग इज यूज्ड, डायनामिक लोडिंग इज यूज्ड विद डायनामिक लोडिंग अ रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इज कॉल्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायनामिक लोडिंग ब्लैंक। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि भाई जब मेमोरी का अच्छा यूटिलाइजेशन करना हो तो क्या किया जाता है, एक डायनामिक लोडिंग यूज़ करी जाती है। तो जब डायनामिक लोडिंग यूज़ करी जाती है तो उसके साथ रूटीन को तुरंत लोड नहीं किया जाता, बल्कि जब उसकी ज़रूरत होती तब उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल, स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, यूजर प्रोग्राम कैन इंडिपेंडेंट डायनामिक लोडिंग विदाउट एनी, ये सब कुछ, और या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 की यदि मैं बात करूँ तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द ब्लैंक
present a uniform device access interface to the I/O subsystem, much as a system calls provide the standard interface between the application and the operating system। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये बोला जा रहा है कि इनमें से क्या है जो प्रेजेंट करता है एक यूनिफॉर्म डिवाइस एक्सेस इंटरफेस, किसके लिए? IO सब सिस्टम के लिए, IO सब सिस्टम के लिए। ठीक है, उसी तरह जिस तरह सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड इंटरफेस, तो कौन करता है ऐसा? डिवाइस ड्राइवर करते हैं, इनपुट आउटपुट सिस्टम करते हैं, डिवाइसेस करती हैं या बसेस करती हैं। ठीक है, तो यदि हम इसकी सही बात करें तो कौन करता है भाई? डिवाइस ड्राइवर्स करेंगे। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स होंगे वो इनपुट आउटपुट के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, प्रॉपर अवेलेबिलिटी कराएंगे उनकी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? प्रोसेस शेड्यूलिंग कैन बी डन ओनली वंस। प्रोसेस शेड्यूलिंग केवल एक बार हो सकती है। ऑल प्रोसेसेस हैव द सेम प्रायोरिटी। सभी प्रोसेस की सेम प्रायोरिटी होती है। कर्नल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कर्नल रिक्वायर्ड नहीं होता है। या टास्क मस्ट बी सर्विस्ड बाय द डेडलाइन पीरियड, और जो टास्क होता है उसको डेडलाइन पीरियड तक सर्विस हो जाना चाहिए। तो 29 की मैं बात करूं तो इसका सही आंसर है, अ टास्क मस्ट बी सर्विस्ड बाय द डेडलाइन पीरियड। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलाइन पीरियड आने से पहले ही टास्क को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैज़, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ ब्लैंक जिटर देन अ सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम के ऊपर क्या होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम? इक्वल, मोर, लेस, नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, जिटर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, लेस। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कम जिटर होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। For real time operating system, interrupt latency should be zero, minimal, maximum, यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेगी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट लेटेंसी की। ठीक है, इंटरप्ट लेटेंसी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? मिनिमल होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए इंटरप्ट लेटेंसी। ठीक है, किसमें? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज CE, RT लिनक्स, VX वर्क्स या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात कर रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये सभी के सभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। अगले क्वेश्चन तरफ हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस विल ब्लैंक इफ द शेड्यूलर असाइन द स्टैटिक प्रायोरिटी। If the scheduler assigns the static priority, depending on the operating system, changes remain unchanged, none of the mentioned। क्या होगा इसकी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो होगा रिमेन्स अनचेंज। जो प्रायोरिटी है किसी भी प्रोसेस की वो बदलती नहीं है यदि शेड्यूलर असाइन इसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलते कि What are the characteristics of the host based IDS? होस्ट बेस्ड IDS की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यहाँ पर ये बात करी जा रही है। ऑप्शन ए, लॉग्स आर एनालाइज टू डिटेक्ट टेल्स ऑफ इंट्रूजन्स। ऑप्शन बी है, द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग्स इन द ऑडिट इंफॉर्मेशन। तीसरा है, लॉग्स इंक्लूड लॉगिन्स। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, लॉग्स इंक्लूड जो लॉग्स होती हैं इंक्लूड करती हैं लॉगिन्स को, फाइल ओपन्स को एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस को, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 34 की बात करें जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। What are the characteristics of stack based IDS? Stack based IDS, इससे पहले हमने कौन सा देखा था? इससे पहले हमने देखा था host based IDS। अब देखना हम stack based IDS के ऊपर, तो कौन सी जो है वो characteristics है? पहला, it is program to interrupt the certain series of packets। इसको series of packets को interrupt करने के लिए प्रोग्राम करा गया है। It models the normal uses of network as a noise characterization।
ऑप्शन डी है दे आर इंटीग्रेटेड क्लोजली विद द TCP/IP स्टैक एंड वॉच पैकेट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग्स इन द ऑडिट इन्फॉर्मेशन। कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 35 के केस में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दे आर इंटीग्रेटेड क्लोजली विद द TCP/IP स्टैक एंड वॉच पैकेट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है इफ द सम ऑफ वर्किंग माइनस सेट साइजेस इंक्रीजेज एक्सीडिंग द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल फॉर्म्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो 36 की यदि मैं बात करूँ तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, द ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट अ प्रोसेस टू सस्पेंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 सेइंग कि भाई द इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल इज केप्ट इन, एक फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन को कहाँ रखा जाएगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम में, सेपरेट डिक्शनरी स्ट्रक्चर में, स्वैप स्पेस में, या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसकी हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 में वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेट डिक्शनरी स्ट्रक्चर्स में से रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप अ स्मॉल टेबल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ओपन फाइल्स कॉल्ड। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल रखता है जिसमें सारी की सारी ओपन फाइल की इन्फॉर्मेशन रखती है। उस टेबल को क्या कहा जाएगा? इसे फाइल टेबल कहा जाएगा, डायरेक्टरी टेबल कहा जाएगा, ओपन फाइल टेबल कहा जाएगा, सिस्टम टेबल कहा जाएगा। तो जैसा नाम सजेस्ट करता है ओपन फाइल्स का स्टोर रखेगी तो ओपन फाइल टेबल कहलाएगी। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ओपन फाइल टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम चलते हैं कि व्हाट विल हैपन इन द सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होगा? तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी की हम बात करें तो ऑल फाइल्स आर कंटेन्ड इन अ सेम डायरेक्टरी, मतलब सारी की सारी फाइल सेम डायरेक्टरी में कंटेन होंगी। ऑल फाइल्स आर कंटेन्ड इन डिफरेंट डायरेक्टरीज ऑल एट द सेम लेवल, है ना। और जितनी भी फाइल्स होंगी वो डिफरेंट डायरेक्टरीज में होंगी लेकिन सबके सब एक लेवल पर होंगी। या फिर ऑप्शन नंबर सी डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑल द फाइल्स आर कंटेन्ड इन द सेम डायरेक्टरी। अब भाई जब सिंगल लेवल डायरेक्टरी है तो डिफरेंट लेवल तो हो ही नहीं सकते हैं, तो सेम लेवल पर सारी की सारी चीज़ें होंगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें, द ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक लिंक्स व्हेन ट्रैवर्सिंग डायरेक्टरी ट्रीज टू प्रिजर्व द एकाइलिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। क्या सही होगा इसका 40th क्वेश्चन की? तो 40th क्वेश्चन की बात करो फटाफट से। डिलीट, कंसीडर, इग्नोर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इग्नोर कर देगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इग्नोर करेगा उन लिंक्स को जो ट्रैवर्स कर रहे होंगे डायरेक्टरी ट्रीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम चलते हैं। 41 है टू रिकवर फ्रॉम फेलियर इन द नेटवर्क ऑपरेशन ब्लैंक इन्फॉर्मेशन में बी मेंटेन, है ना। जो फेलियर नेटवर्क जो फेलियर्स है उससे रिकवर करने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करी जाएगी, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, आईपी एड्रेस, स्टेटलेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टेट। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्टेट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्टेट। क्वेश्चन नंबर 42, ऑन सिस्टम वेयर there are multiple operating system, the decision to load a particular one is done by। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से किसी एक को लोड करना, इसको रोट करना, ये किसके द्वारा किया जाएगा? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा, फाइल कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा, बूट लोडर के द्वारा, या फिर बूट स्ट्रैप के द्वारा। ठीक है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा सर? बूट लोडर के द्वारा होगा। अगले क्वेश्चन तक हम चलते हैं। व्हेनेवर अ प्रोसेस नीड IO टू और फ्रॉम अ डिस्क इट इश्यूज
जब भी किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट चाहिए होगा तो वो डिस्क से तो वो क्या इशू करेगा, वो सिस्टम कॉल इशू करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक स्पेशल प्रोसीजर करेगा या फिर सिस्टम कॉल टू द सीपीयू या फिर ऑल ऑफ द मेंशन, क्या करेगा भाई ये। तो 43वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा सिस्टम कॉल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम चलते हैं। द ब्लैंक प्रोग्राम इनिशियलाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम सीपीयू रजिस्टर टू डिवाइस कंट्रोलर एंड द कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी एंड देन स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम है ये इनिशियलाइज करता है सारे के सारे एस्पेक्ट को सिस्टम के सीपीयू के द्वारा, ठीक है, जो डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, मेन मेमोरी को कंटेन करते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो कौन करता है भाई ये, बूटस्ट्रैप करता है, मेन मेमोरी करती है बूट लोडर या फिर रैम, कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 45th की यदि हम बात 45th यहाँ पर चालू हो गया, 45th क्वेश्चन था बेसिकली ये, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया, ठीक है। तो 45th का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बूटस्ट्रैप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम चलते हैं। द SCSI डिस्क यूज्ड इन हाई एंड PC, the controller maintains a list of blank. A controller maintains the list of blank on the disk. The disk is initialized during blank formatting, which has a side spare sectors not visible to the operating system. इसका जो करेक्ट आंसर होगा यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 46 का, तो वो बी होगा। बैड ब्लॉक्स पहले राउंड में आ जाएगा, लिस्ट ऑफ बैड ब्लॉक मेंटेन किया जाएगा एंड लो लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग के दौरान ये होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ हम चलते हैं कि विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट प्रोग्राम यूजर्स एंड इवन द सिस्टम be given just enough privilege to perform their task. क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज जो है वो यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर रन करेगा, क्वेश्चन नंबर 48, और इसका करेक्ट आंसर है कि ये सर्वर पर रन करते हैं। किस पर रन करते हैं भाई, सर्वर पर। नेटवर्क लाइन मॉडल है, नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है, तो सर्वर पर ही रन करते हैं, सर्वर से ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सभी में। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा टाइप है, ठीक है, ये किस टाइप का है। तो 49 क्वेश्चन की हम बात करें तो ये है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों, क्योंकि जो सर्वर पर होता है वही क्लाइंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, दिखता है। इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल्स क्रिएट द न्यू प्रोसेस। इसमें से किसके द्वारा न्यू प्रोसेस क्रिएट की जाती है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका सही आंसर है फॉर्क के द्वारा, FORK, फॉर्क के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पहले 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप वहाँ से PDF को एनरोल कर सकें और कोर्सेज जो है वो एक्सेस कर सकें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, बाय बाय।